हेलो बच्चों, वेलकम टू स्काई लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आप ऐसे कह सकते हो पूरी 12th का बेसिक है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे दो चार्जेस के बीच में किस तरह से फोर्स एक्ट करता है। तो कूलम्स लॉ इट इज बेसिकली सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल लॉ। अब एक बार हम क्लास 11th का एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये था ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि था दो मासेस के बीच में और उनके बीच में डिस्टेंस r। ठीक है, ये यूनिट नंबर 6 है हमारा क्लास 11th के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लास 9 में भी हमने ये पढ़ा हुआ है। अब इसके अंदर दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। तो आज हम ऐसा ही करेंगे। ये दो मासेस हैं, इन दो मासेस को क्या किया, चार्ज कर दिया। चार्ज कैसे किया? फॉर एग्जांपल इसके ऊपर चार्ज आ गया Q1, इसके ऊपर चार्ज आ गया Q2। चार्जिंग के मेथड में आपको करवा चुका हूं इससे पिछले वीडियो के अंदर, जो कि फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन की वजह से होते हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पे इन दोनों मासेस के ऊपर चार्ज लेके आना है। मान लो इसके ऊपर चार्ज आ गया Q1, एक के ऊपर चार्ज आ गया Q2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। जैसे यहां पे है, सेम यहां पे है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, देखो अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड करता है इनकी पोलैरिटीज के ऊपर। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, और आप ऐसे कह सकते हो लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस Q1 Q2 एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर। या आप ऐसे कह सकते हो द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनको कंबाइन कर दो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by r स्क्वायर। सिमिलर है, जैसे यहां पे m1 m2 by r स्क्वायर था, यहां पे Q1 Q2 by r स्क्वायर हो गया। अब यहां पे कांस्टेंट g है, यहां पे भी कांस्टेंट आएगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 by r स्क्वायर। यहां पे जो K होता है, इस K को हम बोलते हैं 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये ग्रीक लेटर होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या कहते हैं इसको? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये होता क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसकी है ये? अगर यहां पे नोट है, नोट का मतलब क्या होता है? ये एयर की हो सकती है या वैक्यूम की हो सकती है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, राइट। अब K की कोई ना कोई वैल्यू भी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या वैल्यू होगी इसकी? 9 इंटू 10⁻⁹। ये इसकी क्या है? वैल्यू। ठीक है। अब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये क्या होता है? देखो, अब दो चार्जेस के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। वो कहां होगा? या तो वो एयर में है या वो वैक्यूम में है। अगर यहां पे नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कहां पे है? एयर के अंदर है। अब जैसे मान लो ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच में एयर है, या फिर इसको आप स्पेस में ले गए, वैक्यूम के अंदर। अब इन दोनों के बीच में क्या है? कोई ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होता है, अब यहां पे एयर कितना अलाउ करता है? जैसे एयर भी तो परमिशन देगा ना, इसके नाम से देखो एब्सोल्यूट परमिट करना। एयर कितना अलाउ करेगी इन दो चार्जेस को एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए, राइट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये एक कॉम्ब है, ठीक है, इसके सामने एक पीस ऑफ पेपर है। अब ये कॉम्ब इस पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है। तो अट्रैक्ट करने के लिए यहां पे क्या है? एयर है इसके बीच में। अब देखो, ये पीस ऑफ पेपर है और ये मान लो कॉम्ब है। तो अब इसको इसके पास लेके जाते हो, एक डेफिनेट रीजन के बाद एक डेफिनेट फील्ड में ये इसको अट्रैक्ट कर लेगी। अब वो जो एयर ने अलाउ किया, वो अलाउ इस वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसको तभी इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, राइट। अब
इस k की वैल्यू जो होती है इसमें ना कंफ्यूजन रहता है नॉर्मली। अब जैसे k की वैल्यू एयर के लिए 1 होती है, देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होती है। अब इसमें जो k होता है, k हम फिजिक्स में यूज करते हैं कांस्टेंट के लिए। इस k को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें इस k को अच्छे से समझना होगा, राइट। अब जो इसके यूनिट्स होंगे k के, जो इसमें कांस्टेंट है ये जो k, इसमें एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसके यूनिट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार ना अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इस एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है समटाइम्स इसके डायमेंशन पूछ लेते हैं, इसके डायमेंशन बताओ, इसके यूनिट्स बताओ। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी को ऊपर ले आओ, इसको नीचे ले जाओ, 1/f Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है, इसके तो डायमेंशन नहीं होंगे, तो इसके क्या होंगे, न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर मीटर -2। ये इसके यूनिट्स हैं, ठीक है, ये इसके यूनिट्स हैं। और डायमेंशन हम इसके बना सकते हैं, जैसे न्यूटन के डायमेंशन क्या होंगे, m1 L1 T -2, इसके डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 L1 T -2। कूलम स्क्वायर, कूलम के डायमेंशन क्या होंगे, मतलब चार्ज के डायमेंशन AT। कैसे आइए, I = Q/T से। उसके बाद मीटर, मीटर क्या होगा, लेंथ, लेंथ। तो यहां पे क्या है, लेंथ के 2 बार है, तो लेंथ डबल है, तो डबल है तो इसको डबल कर दो। ये कूलम के डायमेंशन हो गए, कूलम 2 बार है, इसको 2 कर दो। और ये क्या है, न्यूटन इनवर्स है, इसका इनवर्स कर दो, मतलब इसको अपॉन में लिख दो। इस सारे की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस और प्लस हो जाएगी, राइट। अगर हम इसको अपॉन में लिखते हैं डायमेंशंस को, इसको ऊपर लेके जाओगे m माइनस में चला जाएगा, तो m-1 हो जाएगा और l-1 हो जाएगा, t+2 हो जाएगा। तो इसको यूज करके हम इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये जेई 2014 के अंदर इसका क्वेश्चन आया था, जेई 2014 में इसके डायमेंशन पूछे गए थे कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसके परमिटिविटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्लास 11th का फिजिकल जो है, इसमें फिजिकल वर्ड बोल रहा हूं, ये यूनिट एंड डायमेंशंस, आपको ये चैप्टर अच्छे से करना होगा इसके लिए, ओके। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है, अब इस k को समझना है, इस k की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है। ओके, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स आ गया। अब इस ये देखो, ये सारे में कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें ये कांस्टेंट है। अगर इस सारे की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹। अभी बताइए मैंने आपको, ये 9 × 10⁻⁹ होता है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको ऊपर ले जाओ, एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई, इसको नीचे लेके आओ, 9 × 10⁻⁹। इसको जब सॉल्व करते हो एक वैल्यू आएगी 8.854 × 10⁻⁻²। ये इसकी वैल्यू है। इसके यूनिट्स हम निकाल चुके हैं, क्या होते हैं, न्यूटन इनवर्स और कूलम स्क्वायर मीटर -2। ये इसके यूनिट होते हैं, क्लियर, ओके। अब बात आती है इसमें, इस सारे को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम किसी भी कांस्टेंट को k मानते हैं, उस k की कोई ना कोई वैल्यू होती है। यहां भी इस कांस्टेंट की वैल्यू F = k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इस k को अगर हम मीडियम से रिप्लेस कर दें, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 2 चार्जेस हैं, ये कब यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला, व्हेन एयर इज इन बिटवीन देम, व्हेन एयर इज इन बिटवीन देम, राइट। अब मैंने बोला कि इन 2 चार्जेस के बीच में कोई मेटल की शीट रख दी, ठीक है, इन दोनों चार्जेस को पानी में लेके चले गए, तब इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं इसके अंदर, फोर्स, जब दोनों चार्जेस को आप लोग किसी मीडियम के अंदर पुट करते हो, फोर्स
इन अ मीडियम। जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, इसके बीच में मान लो मैंने कोई मीडियम रख दिया, ठीक है। जब एयर था तब क्या था, एयर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। जब मीडियम हो जाता है तो यहां पे आप m लिख दोगे, फोर्स एयर की जगह मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो यहां पे नॉट है, नॉट एयर को रिप्रेजेंट करता है, m किसको रिप्रेजेंट करता है, मीडियम को। कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर ले लो, इसके बीच में कोई मेटल की शीट ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई इंसुलेटर रख सकते हैं वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। अब इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, अब हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा कि एप्सिलॉन m इसकी वैल्यू क्या होती है। एप्सिलॉन m की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट होता है डाइलेक्ट्रिक, जैसे यहां पे इसको हम k बोल देते हैं, ठीक है, ये k है। एक इसी तरह एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसको समझना होगा। तो डाइलेक्ट्रिक क्या चीज होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहले तो ये डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये वो मटेरियल होते हैं जिनके ऊपर, जिनके सरफेस पे चार्ज को रखने की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। आप ऐसे कह सकते हो जैसे ये मार्कर है, अब इस मार्कर को अगर मैं सिर पे रब करूं तो ये मार्कर चार्ज हो जाएगा। ये डस्टर है, ये चार्ज नहीं होगा। ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है। तो इसमें क्या खास बात है, ये एक ऐसा स्पेशल मटेरियल है जो कि अपने ऊपर चार्ज को रख सकता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। कौन से मटेरियल होते हैं, दोज मटेरियल्स जिनके पास एबिलिटी होती है, which have ability to take charge on its surface, ठीक है। ऐसे मटेरियल जिनके पास अपने सरफेस पे चार्ज लाने की एबिलिटी होती है, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। अब मान लो मैंने इसके बीच में कोई भी एक मटेरियल रख दिया डाइलेक्ट्रिक, उसका नाम रख दिया मैंने K। अब इस K की ना वैल्यू होती है, एनसीईआरटी में या किसी भी आप सिंप्लीफाइड बुक में देखोगे प्रदीप वगैरह के अंदर, तो हर एक में K की वैल्यू दी हुई होती है। और K की वैल्यू ना क्या होती है, ये इस मटेरियल का रेशियो होता है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। K को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। तो K होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे, उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि यहां पे हम लोग जो K लिखते हैं और यहां पे मतलब इसको K बोल देते हैं, इसको हम K नहीं बोल रहे, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या हम बोल सकते हैं इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम K तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, इसका दूसरा सिंबल होता है ER, ऐसे, ठीक है। इसको ना C बना करके बीच में ऐसे डंडा लगा देना, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। R लिख दिया, रिलेटिव, ठीक है। ये क्या बताता है, ये परमिशन देता है किसी भी मीडियम में दो चार्जेस को एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करने की। इस चीज को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, आगे जाकर के ना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसको हम E लिखते हैं। तो जल्दी जल्दी में हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख दिया मान लो, ठीक है, बट फिर भी जैसे E ये लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें और इसमें फर्क है, इसको सिंबल को ढंग से बनाना, ऐसे करके इसमें डंडा लगा देना, इसके अंदर नॉट लगा देना तो एयर को रिप्रेजेंट करता है, इसमें M लगा दिया तो मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, इसमें R लगा दिया तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है इसके अंदर, अभी समझाते हैं क्या होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, K। इट इज अ रेशियो
या ER, it is the ratio force between force in air and force in medium, right? It is the ratio of force in air to the force in medium, ऐसे भी बोल सकते हैं, to the force in medium. तो K की वैल्यू को फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम ये लिख दिया। अब 2 मिनट पहले जो मैंने पीछे लिखा था फोर्स इन एयर का फॉर्मूला लिख दो, फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला लिख दो। एयर का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये एयर में है, एयर में नोट आता है डिवाइड बाय, इसका फॉर्मूला क्या था 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल। अब ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन m डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन m की वैल्यू कितनी आ गई k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन m इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर दो चार्जेस को ये दो चार्जेस हैं, इसको मैंने क्या करा पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि व्हेनेवर वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और अ मीडियम देन हाउ डज द फोर्स गेट अफेक्टेड। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहां पे एप्सिलॉन m जो है, इस एप्सिलॉन m को k एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4πk एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहां देखो ये k और जो मैंने शुरुआत में लिखा था फोर्स इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये k कौन सा होता है 1/4πε0 और यहां पे ये k किसको रिप्रेजेंट करता है, ये k दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को ध्यान से समझना, ये k कौन सा होता है जो यहां पे आया, जो अपॉन में आया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है। और ये k क्या है, इस k की वैल्यू 1/4πε0 9 into 10⁻⁹। फिजिक्स में यही तो है कि जो भी कोई कांस्टेंट होता है ना हम उसको k मान लेते हैं। तो यहां पे ये वाली वैल्यू जो है इस एप्सिलॉन नॉट को छोड़ के एप्सिलॉन नॉट k, ये वाली वैल्यू एक्सक्लूडिंग दिस k 1/4πε0 दिस इज ऑल्सो ए k। तो समटाइम स्टूडेंट क्या करते हैं इसको k लिख देते हैं डिवाइड बाय k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर फोर्स इन मीडियम। k से k कैंसिल, ये नहीं करना। ये वाला k क्या है 9 into 10⁻⁹ और ये वाला k कौन सा है, इसमें जैसे मान लो यहां वोटर है, वोटर की वैल्यू 81 है 80 है, अकॉर्डिंग टू टेबल देख लेना। तो ये k कितना हो जाएगा 80 और ये वाला k कितना हो जाएगा 9 into 10⁻⁹। ये चीज समझनी जरूरी है, पूरा साल निकल जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस k और इस k में डिफरेंस नहीं समझ में आता और वो लास्ट में जाकर के क्या करेंगे, सर हमें k कांस्टेंट समझ में नहीं आ रहा, ये k उसमें भी k, उसकी वैल्यू 81, उसकी वैल्यू 9 into 10⁻⁹, किसी में k की वैल्यू इंफिनिटी, ये कैसे होता है। तो इस चीज को ध्यान से समझो, दो चार्जेस के बीच में अगर एयर होगी तो आप ये लिखोगे डायरेक्ट, एयर के लिए k की वैल्यू होती है, जैसे यहां पे k आया, यहां पे ये वाला k, नीचे जो k आया इस k की वैल्यू कितनी होती है 1 फॉर द एयर, 1 फॉर द एयर। फिर से समझो इसको, Q1 Q2 बीच में एयर, मैं दोनों में डिफरेंस कर रहा हूं, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1
Q2, इसके बीच में कोई भी मीडियम ले लो, यहां पे ले लो आप डाइलेक्ट्रिक K, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन m, यहां m लिखोगे, यहां नॉट लिखोगे, नॉट नॉट एयर, और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां पे एप्सिलॉन m की वैल्यू क्या होती है, ये रही K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसको रिप्लेस कर दो, m इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। आप ये याद रखो, ये वाला फॉर्मूला ये सब पे लगेगा। देखो मैंने बोला एयर, तो यहां पे एयर लिखो, K की वैल्यू एयर के लिए 1 होती है, इसको 1 कर दो, K की वैल्यू 1 फॉर द एयर, ये फॉर्मूला रख लो अच्छे से। इस फॉर्मूले में यहां पे जो रखोगे मीडियम, उस मीडियम का नाम रख दो, एयर हो गया, तो एयर की वैल्यू 1, F एयर इज इक्वल्स टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो ये वापस आ गया बीच में, राइट। मैंने बोला इन दोनों के बीच में मेटल है, तो फोर्स मेटल, मेटल कोई भी कंडक्टर, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू कंडक्टर के लिए, इसको कंडक्टर लिख दो आर स्क्वायर। K की वैल्यू कंडक्टर के लिए कितनी होती है, K की वैल्यू कंडक्टर के लिए इंफिनिटी होती है, मेटल्स की कंडक्टर्स के लिए इंफिनिटी होती है। इंफिनिटी पुट करोगे ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। फोर्स का इफेक्ट हो गया। तो यहां से हमें क्या चीज पता लगी, जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। यहां देखो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो मैंने बोला, मैंने यहां इन दोनों के बीच में क्या रख दिया, कोई मीडियम रख दिया, K की वैल्यू बढ़ रही है, एयर के लिए 1 है, बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी, पानी के लिए 80 हो गया, ठीक है, और मेटल्स के लिए इंफिनिटी हो गई, ऐसे हर एक के लिए अपनी होगी। मान लो इन दोनों के बीच में आपने ग्लिसरीन रख दिया, इन दोनों के बीच में कोई मस्टर्ड ऑयल रख दिया, कुछ भी रख लो इसके अंदर, सबकी कोई ना कोई वैल्यू जो होगी एयर से ज्यादा होगी, ये ज्यादा ये कम, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K बढ़ा Fm घटा, K घटा Fm बढ़ा, ये इसका मेन कंक्लूजन है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण क्या होता है, फोर्स दो के बीच में घट जाता है। अब इसका अपन नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, ये तो था हमारा सारा का सारा मैथमेटिकली। अब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखो, आपने ये मार्कर है, इसको सिर पे रब करा, ये हमारे पास कोई भी कागज है, पीस ऑफ पेपर के पास लेके गई, तो आपने देखा इसके साथ अट्रैक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगर मान लो इसके बीच में हम ये रख देते हैं कागज, और इसके बीच में ये कोई दूसरा पर्सन इसको पकड़ लेता है, जैसे मान लो ये पकड़ लिया, और यहां नीचे कागज है, ये कॉम को रब किया, इसके पास लेके गए, अब क्या ये इसको यहां से चिपकने देगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये K है, K की वैल्यू राइज हो गई, और ये अट्रैक्शन पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी। अट्रैक्शन क्या है, फोर्स है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू K की वजह से क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समटाइम्स सीबीएसई में काफी बार, नॉट समटाइम, बहुत बार, मेनी टाइम्स। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, राइट। ये हमारा हो गया कूलम्स लॉ के ऊपर। ओके, कूलम्स लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स रिप्रेजेंट करता है। इसका एक क्विक रिव्यू देख लो। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जैसे अब हम बात कर लेंगे इसको, किसी भी, जैसे मान लो एटम की बात कर लें हम लोग, एटम के अंदर कूलम्स लॉ कैसे एग्जर्ट करेगा, क्योंकि आगे जाकर के आप लोग ये यूनिट पढ़ोगे, एटम, न्यूक्लियाई, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं कूलम्स लॉ आता है, बार बार रिपीट होगा ये। अब जैसे मान लो हमने क्या क्या पढ़ा, फोर्स इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एयर, जब दो चार्जेस के बीच में एयर होती है, ठीक है, Q1 Q2 एयर। उसके बाद फोर्स क्या होगा, मीडियम, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन m आर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन m क्या हो जाएगा, Q1 Q2 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कैसे आया, अभी हमने पढ़ा था, K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन m ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना,
इससे पहले ये बना, ये वाला कैसे बना, K इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम, ये वैल्यू याद रखना, राइट। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 एंड लास्ट में बना फॉर्मूला नंबर 4। अब ये एयर है, इसका डायग्राम अगर बना लें, Q1 Q2, इनके बीच में क्या आ गया, मीडियम। मीडियम क्या हो सकता है, कोई भी मेटल, नॉन मेटल, कोई भी वुड, कोई वाटर, व्हाटएवर। तो उससे क्या इंपैक्ट होता है, फोर्स इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। K की वैल्यू बढ़ी, F की वैल्यू डिक्रीज। क्लियर है, ये हमने पढ़ा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये। अनदर थिंग, ये अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है इसका। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके अंदर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसके बाद करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब अभी तो ये बेसिक है इसके सारे के सारे, एक दो न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं इसके ऊपर। तो जैसे आप इस लेक्चर को अटेंड कर लो, इसके बाद किसी भी सिंप्लीफाइड बुक में से कोई भी एसएल अरोड़ा, प्रदीप, कोई भी सिंप्लीफाइड बुक हो, उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल जरूर करने हैं, एटलीस्ट 5 to 10 न्यूमेरिकल्स, ये आपको करने ही करने हैं। कोई भी फॉर्मूला करोगे उसको याद रखने के लिए आपको उसका एप्लीकेशन पार्ट करना होगा, एटलीस्ट 5 to 10 न्यूमेरिकल्स ईच एंड एवरी डे, ठीक है। धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ा देंगे। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज है, उसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, और एक चार्ज है Q2, इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, इनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम, राइट। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब एयर है ना, ये 2 चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर, दीज आर प्लेस्ड इन एयर। तो K की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 माइक्रोकूलम 2। अब 1 माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻⁶ होता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करना जरूरी है एसआई सिस्टम के अंदर। तो कितना हो जाएगा ये 10⁻⁶ इंटू 2, ये कूलम के अंदर आ गया। तो यहां पुट कर दो 10⁻⁶ इंटू 3 माइक्रोकूलम, कूलम में कितना हो जाएगा 10⁻⁶, 3 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई मीटर। समटाइम्स ये ना सेंटीमीटर में दिया होता है, तो क्या करोगे 1/100 कर लेते हैं इसको, 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। एसआई सिस्टम के अंदर इसे करना है, ठीक है। तो 1/100 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी 10 की पावर्स होती हैं पहले उनको सॉल्व कर लो। जैसे नीचे 10 की पावर आ गई, अब ये 1/100 2 टाइम्स है, तो 1/100 ऊपर चला जाएगा 100, रेसिप्रोकल होकर के 100 इंटू 100। तो सबसे पहले 10 की पावर को सॉल्व कर लो। 10 की पावर 9, 10 की पावर 6, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, 6 और 6 -12 इंटू 9 कितना हो गया 10⁻⁹ -12 इंटू 9 2 18, 18 3 54 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 100 2 टाइम्स ऊपर 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू फोर्स। अब कितना हो गया ये 54 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴। फिर बेस सेम पावर ऐड 54 इंटू 10⁻⁴ 540 न्यूटन, ये आपका आंसर। तो ये बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल था। तो नॉर्मली क्या रहता है, स्टार्ट वहीं से होगा। आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद इसके अंदर वेरिएशंस आएंगे। मैं इसके अंदर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जो भी हमारे कूलम्स लॉ से रिलेटेड आगे सुपरपोजिशन होगा, और उससे आगे हमारा कुछ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर मैं एटलीस्ट मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा, जिसमें हमारा जो लेक्चर 1 था, जिसमें चार्जेस के बारे में पढ़ा है और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वगैरह प्रॉपर्टीज है उसकी, और हमारा जो लास्ट वाला ये कॉन्सेप्ट है फोर्सेस का। तो इनके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आएगा जिसके अंदर हम कम से कम भी 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चार्जेस, फोर्सेस, लाइक ओके।
जो भी मैं कराऊं इसको साथ साथ आप क्या करोगे, नोटबुक में नोट करोगे। एक नोटबुक ऐसे लगाओगे जिसके अंदर सारे के सारे लेक्चर्स आपके उसी नोटबुक में होंगे, ठीक है। और कोशिश करो जितने भी लेक्चर हों ये सारे के सारे ईयरफोन लगा करके इसको अटेंड करो। बेटर रिजल्ट के लिए क्या करना होगा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। जहां भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, कंसिस्टेंट से पढ़ो। न्यूमेरिकल्स को मैक्सिमम करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। एकदम से नहीं समझ में आएगा ये कुछ भी। तो जिसकी 11th ढंग से नहीं हुई है, नो प्रॉब्लम, मैं जैसे कराऊंगा इसके अंदर आपको साथ साथ 11th का कराता जाऊंगा। जैसे मैंने अभी इसके अंदर डायमेंशंस कराया था, तो डायमेंशंस के बारे में ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे करके जो भी कॉन्सेप्ट आपके 11th में मिस हो गए हैं वो साथ साथ में कवर करता जाऊंगा और उनको हम कंबाइन करके पूरी क्लास 12th खत्म करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।